हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। ऑल्टरनेटिंग करंट के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एसी और डीसी में डिफरेंस समझाया था। एसी बाई डायरेक्शनल करंट, डीसी यूनी डायरेक्शनल करंट। एसी बाई डायरेक्शनल करंट भी फ्लक्चुएटिंग करंट है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि करंट कुछ भी फ्लो कर सकता है। करंट का वैल्यू माइनस आई नॉट से लेकर के प्लस आई नॉट के बीच में एक सिमेट्रिक मैनर में अपने वैल्यू को रिपीट करता है, अंडरवन तरीके से नहीं करता। ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी फ्लो कर रहा है। ये जीरो से लेकर के पहले पीक तक जाता है, फिर पीक से लेके सेम मैनर में पीछे आता है। जितना टाइम यहां से यहां तक जाने में लगता है उतना ही टाइम यहां से यहां तक आने में लगता है। फिर मीन से निगेटिव पीक तक जाता है, फिर ऐसे आता है। अब इसका ग्राफ जब इस तरह से करंट फ्लो कर रहा होता है तो इसका ग्राफ सिनुसॉइडल वेरिएशन ही तो होगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से करंट ऑसिलेटिंग पार्टिकल का एसएचएम का इक्वेशन बनता था ये। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा मीन से शुरू हो, वेरिएशन इसी पैटर्न में होगा, लेकिन हो सकता है एक्सट्रीम से शुरू हो जाए, है ना। तो इस तरह से मैंने आपको समझाया था इसका इक्वेशन, सिनुसॉइडल इक्वेशन। इनके मेजरमेंट के बारे में बताया था, एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बताया था। हॉट बैरोमीटर किसको मेजर करता है? दोनों को, एसी को और डीसी दोनों को। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सिर्फ डीसी को मेजर करता है, इनर्शिया की वजह से एसी को मेजर नहीं कर सकता है। इसका स्केल लीनियर होता है, टॉर्क पे बेस्ड होता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सिर्फ डीसी को मेजर करता है, टॉर्क पे बेस्ड होता है, लीनियर स्केल होता है। इनर्शिया की वजह से एसी को मेजर नहीं कर सकता। हॉट वायर एमीटर दोनों को मेजर करता है, हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड होता है, इसका नॉन लीनियर स्केल होता है। मजा आया कि नहीं है बताओ। उसके बाद मैंने आपको करंट का आरएमएस और एवरेज वैल्यू देखना सिखाया था। आरएमएस और एवरेज, सिनुसॉइडल करंट का, स्क्वायर वेव का, ट्रायंगुलर का, इन सब का दिखाया था। ठीक है ना। अब ऑल्टरनेटिंग करंट के आगे आने वाले चैप्टर में असल में क्या काम आएगा इन सब कंसेप्ट का, वो हम अल्टरनेटिंग करंट लेक्चर 1 के पार्ट 2 में देखेंगे, है ना। ड्यूरेशन लेक्चर का कम था, इसका भी थोड़ा कम ही रखेंगे अभी, क्योंकि देखो भैया कोरोना है तो बहुत ही बेकार बीमारी। जब तक आपको नहीं होगा तब तक आपको ऐसा लगता है, मुझे भी लगता था दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिमान इंसान मैं ही हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब हो जाता है तो लगेगा कि दुनिया का सबसे कमजोर इंसान मैं ही हूँ। लेकिन अब वीकनेस बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत दिनों तक रहता है। तो अगर आप इससे इन्फेक्टेड हैं तो थोड़ा संभल के रहिए, घर में रहिए, पढ़ाई करिए अच्छे से। इन्फेक्टेड नहीं है बाहर निकलिए मत, कम से कम घर में रह के पढ़ाई कर लोगे ना तो डॉक्टर बन जाओगे घर में बैठे बैठे। समझ में आया कि नहीं है। और आप सभी लोगों का जो भी वीडियो देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता था सिर्फ ऑफलाइन में ही टीचर बच्चों से कनेक्टेड होता है, ऑनलाइन में तो शक्ल देखा ही नहीं, कनेक्शन कैसा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप सब लोगों ने जितना रिस्पेक्ट किया और जितना प्रेयर किया, दुआ किया कि सर ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, ठीक हूँ मैं एकदम बढ़िया। बट वीकनेस थोड़ा सा है, तो रिकवर होने में टाइम लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए पिछले लेक्चर से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं हम। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, ये देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन ने। मैंने ये पढ़ाया था कि खोपचा साइन ओमेगा टी का वैल्यू क्या होता है। खोपचा के अंदर, खोपचा का मतलब होता है एवरेज वैल्यू। इस पूरे खोपचा का जो मैथमेटिकल मीनिंग है उसका मतलब ये है, जैसे मैं इस खोपचा के अंदर किसी भी चीज को रख दूं तो उसका एवरेज निकाल के देता है। ठीक है ना। जैसे खोपचा आई लिखा हुआ है तो इसका पूरा मैथमेटिकल मीनिंग होगा इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ये इसका मतलब खोपचा आई का मतलब, इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी डिवाइडेड इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। जैसे मैंने ऊपर रखा है साइन, इसका क्या मतलब हुआ? उपचा साइन का क्या मतलब हुआ? इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। लेकिन आप जानते हैं साइन ओमेगा टी का कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू क्या हो जाता है? जीरो। ठीक है ना, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कॉस ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू क्या होगा? तो ये भी जीरो होता है। अच्छा, कहीं ऐसा लिखा हो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई सिक्स, इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा? एवरेज वैल्यू भी जीरो ही होगा। मैंने ये लास्ट लेक्चर में समझाया था कि ओमेगा टी में अगर पाई बाई सिक्स ऐड कर देता हूं तो इसका मतलब ये होगा कि थोड़ा सा स्टार्टिंग वैल्यू, इनिशियल फेज हो गया पाई बाई सिक्स, तो जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, कुछ किसी वैल्यू से स्टार्ट। और वो भी वैल्यू माइनस आई नॉट से प्लस आई नॉट के बीच में कहीं से स्टार्ट होगा ना भाई, प्लस आई नॉट से माइनस आई नॉट के बीच में कहीं से स्टार्ट होगा, है ना। चलो देखो, ठीक है भाई। अच्छा, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी का खोपचा वैल्यू क्या होगा? ये भी होगा जीरो।
खोपचा मतलब समझते हो क्या? अलग अलग मीडियम वाले बच्चे होंगे वो नहीं समझ पा रहे होंगे, कोई बात नहीं। इसका मतलब है एवरेज। ये दो एरो के बीच में, तीर के बीच में रख दूं ना, तो इसका मतलब होता है एवरेज वैल्यू। खोपचा मतलब एवरेज, एवरेज इसका क्या है? 0। खोपचे जैसा बना इसलिए इसको मैं बोल रहा हूँ खोपचा, इसका नाम खोपचा नहीं होता है, ये मैंने बोला है, ठीक है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का खोपचा वैल्यू क्या होगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का खोपचा वैल्यू हो जाता है आपका हाफ, या कॉस स्क्वायर ओमेगा, है ना। बस इतना सा है, मैंने ये प्रूव भी किया था, आपको याद रखना है, बहुत काम आएगा, ठीक है। अब चलिए कई ऐसा इक्वेशन है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, ये सिनुसॉइडल करंट है, ठीक है भाई। इस सिनुसॉइडल करंट का खोपचा आई का वैल्यू बोलो, तो खोपचा आई में जब कुछ ना लिखा हो तो आप फुल साइकिल ही समझोगे, क्या हो जाएगा? 0, है ना। अगर खोपचा आई का वैल्यू हाफ साइकिल में पूछ दे, हालांकि पूछ लिख देते हैं, अगर हाफ चाहिए तो हाफ लिख देते हैं, फुल चाहिए तो कुछ नहीं लिखते, ठीक है ना। हाफ साइकिल, तो हाफ साइकिल में हो जाएगा बेटा 2 इंटू पीक बटा पाई, क्या हो जाएगा? 2 इंटू पीक बटा पाई। अच्छा, खोपचा आरएमएस की वैल्यू क्या होगी? तो आरएमएस को एक बार और समझिए, हालांकि पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे समझाया था। ऐसे पढ़ना आरएमएस बेटा, देखना एकदम हलवा चीज है, एकदम देखना, कोई खास बात नहीं है, एकदम मजा आ जाएगा। ये है एमआर स्टार का तरीका। देखो क्या कह रहा हूं मैं, स्क्वायर करो सर, किसका? जिसका हमको एवरेज निकालना है। किसका एवरेज निकालना है सर? करंट का। तो इसका स्क्वायर करो, क्या करो? स्क्वायर करो, फिर मीन ले लो, मतलब स्क्वायर करके खोपचा में डाल दो, ठीक है भाई। स्क्वायर करके खोपचा में डाल दिया, किसका? जिसका एवरेज लेना है, तो करंट का एवरेज लेना है, तो इसका स्क्वायर करो, आई नॉट का होल स्क्वायर। देखना एक ही लाइन में आंसर लिख दूंगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। पूरा ड्राइव कर रहा हूं मैं, ऐसी बात नहीं है, देख ध्यान से यही है ना, स्क्वायर करो, कर दिया, ले यही था ना, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, आई नॉट का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, स्क्वायर करो, खोपचा पे डाल दो डाल दिया। अब जो कांस्टेंट हो तो खोपचा से बाहर आ जाएगा। देखो खोपचा का मतलब क्या है, देखो ये खोपचा का मतलब क्या, इंटीग्रेशन करेगा, तो इंटीग्रेशन का रूल तो खोपचा के लिए वैलिड होगा। खोपचा मतलब एवरेज, खोपचा मतलब एवरेज, और एवरेज का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन उसी का करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइडिव इंटीग्रेशन ऑफ टाइम करते हैं। देख इधर, आई नॉट का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 का वैल्यू बोलो हाफ, तो ये हो जाएगा तेरा आई नॉट का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है सर। रूट भी लगाओ, आरएमएस का मतलब स्क्वायर करके मीन लो और फिर जो वैल्यू आया उसका रूट लगा दो, इसका ऐसे रूट लगा दो, ये है आरएमएस, इसका रूट लगा दो, ये आ गया आई नॉट का होल स्क्वायर, आई नॉट बचेगा, नीचे 2 का रूट रूट 2 बचेगा, आई नॉट बाई रूट 2। ये है आरएमएस का खेल। बताओ मजा आया है कि नहीं है? कहाँ इस पे मैथमेटिक्स है, और आगे आने वाले कंसेप्ट मैथमेटिक्स और जीरो हो जाएगा। अब चलिए ये सवाल लेता, I इज इक्वल टू 4 प्लस 5 साइन ओमेगा टी। देखो तो यहां से अगर मुझे एवरेज निकालना है, एवरेज निकालने के लिए खोपचा आई की वैल्यू ये पूरी है तो रख दो इसके अंदर, रखोगे 4 प्लस, ये मैंने निकाला भी था कल, प्लस 5 साइन ओमेगा टी, यहां से क्या हो जाएगा? तो खोपचे का मतलब इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन रूल में कि पहले का इंटीग्रेशन करो फिर दूसरे का करो, तो खोपचा पहले का लो फिर दूसरे का लो, कांस्टेंट बाहर रख लेना, तो पहले का खोपचा मतलब 4 का खोपचा, प्लस 5 बाहर साइन ओमेगा टी का खोपचा, साइन ओमेगा टी का खोपचा फुल साइकिल में हो जाएगा 0, हाफ साइकिल में हो जाएगा वही पाई बाई 2 बाई पाई हाफ साइकिल में 2 बाई पाई, फुल साइकिल में 0, तो ये 0, 4 आंसर। बता मजा आया कि नहीं है? अब आरएमएस निकाल चलो, यहीं पे लास्ट लेक्चर पे मैंने आपको छोड़ा था, यहीं पे छोड़ा था, ठीक है ना। अब आरएमएस निकालते हैं। बता आरएमएस का मतलब क्या होता है? सर पहले उसका स्क्वायर करो, फिर खोपचा लगा दो, फिर रूट लगा दो, यही आरएमएस कहलाता है, ठीक है? यही आरएमएस कहलाता है क्या? हाँ, यही आरएमएस कहलाता है। तो चलो निकालते हैं आरएमएस। स्क्वायर करो, रूट नहीं लगाएंगे अभी, पहले अंडरस्टूड है ना कि पहले स्क्वायर करो, किसको? जिसका आपको आरएमएस निकालना, इसका आरएमएस निकालना, तो इसका स्क्वायर करो, 4 का होल स्क्वायर, 16 लिखना डायरेक्ट ए 4 प्लस 5 साइन ओमेगा टी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 25 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, प्लस 2ab, तो 2a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 5 साइन ओमेगा टी, ये हो गया, स्क्वायर कर दिया। देखना मजा आ जाएगा, मतलब इसका आरएमएस निकालने के लिए एक एक डेटाबेस का कैलकुलेशन करते लोग, नहीं करना, देखना, तुम्हें मजा ना आए तो पैसा वापस एकदम। देख यहाँ पे ध्यान से आरएमएस निकालना था, आरएमएस मतलब स्क्वायर का, अब खोपचा लो, चलो इसका खोपचा लो,
तो पूरे में खोपचा लेने का मतलब ये है कि जितने एडिशन वाले टर्म है उसके अंदर में जाके खोपचा ले लो, कांस्टेंट है उसको बाहर रख लो, ये खोपचा लो। देखो खोपचा का मतलब होता है एवरेज, एवरेज का मतलब इंटीग्रेशन। तो एडिशन में जब खोपचा लोगे, जैसे एडिशन में जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो पहले का करते हैं, फिर दूसरे का करते हैं, फिर तीसरे का करते हैं, वही करेंगे। इसका एवरेज वैल्यू हो जाएगा 0, इसका एवरेज वैल्यू हो जाएगा 0। क्यों सर? आइनोमेगेटिक एवरेज वैल्यू 0। इसका एवरेज वैल्यू हो जाएगा हाफ, तो ये बनेगा 16/25/2। सर ये तो अभी आपने स्क्वायर करके खोपचा लिया है, एवरेज लिया है, बस इसका रूट भी लगाओ, रूट भी लगाओ। आंसर बताओ मजा आया कि नहीं? तो सिर्फ हमें तो यही याद रखना था ना कि साइन का एवरेज क्या होता है, साइन स्क्वायर का एवरेज क्या होता है, आंसर आ गया। किताबों देखोगे एक एक पेज में सॉल्व करते हैं इसको। आगे आओ, मजा आएगा। अभी इसका एवरेज वैल्यू पूछा है, इसका एवरेज वैल्यू देखो, क्या ये एसी है पहले बताओ? नहीं, ये डीसी। तो फिर सर एवरेज क्यों पूछ रहा है? अबे सवाल पूछ रहा है तो पूछ रहा है, सवाल तो कुछ भी पूछ सकता है ना? तो ये डीसी करंट बनाया, कांस्टेंट करंट नहीं, वेरी कर रहा है। देखो 0 से 10 तक गया है, फिर 4 तक आ गया। एवरेज पूछा है, आरएमएस नहीं पूछा, एवरेज पूछा है। एवरेज का मतलब क्या है? उपचाई का वैल्यू। उपचाई का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी। सर इंटीग्रेशन का मतलब एवरेज, इंटीग्रेशन का सॉरी इंटीग्रेशन का मतलब एरिया अंडर द कर्व। इसका इंटीग्रेशन किया है वाई वाले फिजिकल आई का एक्स की रिस्पेक्ट, एरिया अंडर द कर्व ही तो, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर कर्व निकाल, यहां से यहां तक एरिया अंडर द कर्व बोलो। ये हो जाएगा ट्रायंगल है तो हाफ, हाफ इंटू 4 इंटू हाइट 10 क्या गया एरिया, डिवाइडेड बाई dt का इंटीग्रेशन। तो टाइम 0 से 4 तक ही तो है, 4 से 4 कैंसिल होगा, 5 एम्पियर इज अ करेक्ट आंसर। तो ये सवाल असल में एसी का तो है ही नहीं, नहीं ये खोपचा एवरेज का है। ये तो बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट है जो हम कानामेटिक से करते आ रहे हैं। कहाँ से करते आ रहे हैं? कानामेटिक से करते आ रहे हैं, कोई खास बात नहीं। अब ये एक सवाल है बेटा, इसमें एवरेज पूछा है, आई एवरेज, आरएमएस भी निकाल सकते हैं, कोई खास बात नहीं, वो भी निकाल के दिखाऊंगा। आई एवरेज जब कुछ ना लिखा हो तो फुल साइकिल 0 से टी तक। लेकिन करंट तो यहां से यहां तक ही फ्लो कर रहा है, कोई बात नहीं। एवरेज का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी। अब इंटीग्रेशन का मतलब एरिया अंडर द कर्व, लेकिन करंट तो यहां से यहां तक फ्लो कर रहा है, यहां से यहां तक एरिया अंडर द कर्व वैसे भी 0 हो जाएगा। तो इसका एरिया लिखो, इसका एरिया होगा ये बेस t/4 मल्टीप्लाई हाइट 10, ये आएगा एरिया, डिवाइडेड बाई टाइम लिमिट तो पूरा लोगे क्योंकि कंप्लीट साइकिल में एवरेज लेना है। तो ये टी हो, टी से ये टी कैंसिल होगा, 10/4, 10/4 मतलब 2.5, 2.5 एम्पियर। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अगर तुमसे पूछता है आरएमएस आई आरएमएस, आरएमएस का क्या मतलब होता है? आरएमएस का मतलब होता है करंट के स्क्वायर करके एवरेज लेना। तो करंट है 10, तो इसका स्क्वायर करोगे, है ना? और एवरेज जब लोगे, आरएमएस का मतलब होता है स्क्वायर करो, उसका एवरेज ले लो, फिर रूट लगा लेना। बाद में रूट जैसे मर्जी वैसे लगा लेना, कोई मतलब रूट लगा लेना ऐसा नहीं है, रूट लगा लेना। तो स्क्वायर कर लो पहले। तो करंट है ही t/4 तक, तो स्क्वायर करोगे तो यहां से यहां तक का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। यहां से यहां तक का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। तो इसका स्क्वायर करके एरिया निकालो, स्क्वायर करके करंट का स्क्वायर करके एरिया निकालोगे तो ये देखो, ये तो t/4 ही बचेगा, ये हो जाएगा तेरा 100। देखना बेटा, यहां से यहां तक करंट का स्क्वायर करना है, टाइम का स्क्वायर नहीं करना। आई स्क्वायर है ना, तो आई स्क्वायर इंटू डी लिख देता हूं मैं। आई स्क्वायर का एवरेज मतलब आई स्क्वायर इंटू डी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ रूट, ये है आरएमएस का। बढ़िया सवाल हो गया ये। तो चलो करंट का स्क्वायर करके इसका एवरेज ले लो, तो ये होगा, टाइम तो देख t/4 ही है ना, इंटीग्रेशन करोगे आई स्क्वायर डी टी का, तो टाइम तो देखो t/4 ही है, और ये 100, ये आ जाएगा तेरा यहां से यहां तक का एरिया। यहाँ पे करंट है नहीं, 0 है, तो स्क्वायर करोगे तो भी 0 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे भले ही आ जाएगा बेटा टी, पूरा dt का इंटीग्रेशन टी। अब रूट लगा दो, टी से टी कैंसिल होगा, 100/4 25, 25 का रूट 5, 5 एम्पियर आएगा तेरा आरएमएस। कितना जाएगा? 5 एम्पियर।
कोई खास बात नहीं। अब एक ऐसा सवाल जिसमें कोई खास कंसेप्ट नहीं है लेकिन बच्चा हमेशा गलत जवाब देता है, उसको मैं सिखाने के लिए यहाँ पे प्लॉट किया है। ये मान लीजिए है करंट और ये है ये तीन मैंने सिनुसॉइडल वेरिएशन बनाया है करंट का। ये ए वाला करंट है और ये बी वाला करंट है, रेड कलर से मैं सी वाला करंट। देखिए तीन करंट फ्लो कर रहा है, आराम से देख, ठीक है ना, तीन करंट फ्लो कर रहा है, तीनों को इक्वेशन लिखना है। ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं जैसे ये दे दिया, चार ऑप्शन दे दिया, चार ऑप्शन में बोला कि कौन सा ऑप्शन सी के वाले करंट को रिप्रेजेंट कर, तो आपको ये ध्यान से देखना पड़ेगा। चलिए, सबसे ज्यादा आसान किसका इक्वेशन लिखना है बताओ, खुद बताओ अच्छे से, सबसे ज्यादा आसान किसका इक्वेशन लिखना है? सर सबसे ज्यादा जो आसान होगा वो होगा ए का लिखना, क्योंकि ए का जो स्टार्टिंग पॉइंट है टी इज इक्वल टू जीरो पे एकदम जीरो है। मतलब जो ए वाला करंट है उसका इक्वेशन होगा पीक करंट, मान लो आई नॉट, ये सबका पीक करंट लगभग उतना ही, पीक करंट ये रहा आई नॉट साइन ओमेगा। कैसे? तो सिनुसाइडल वेरिएशन हो तो तुम्हें दिख ही रहा है, और टी इज इक्वल टू जीरो पे मीन से शुरू करना, मतलब साइन, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। अब है तेरा बी की बात बी का, तो बी के लिए क्या लिखोगे? बी 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 ये है, मतलब ये थोड़ा पीछे से शुरू हुआ है ना, ऐसे देखो यहाँ से शुरू। अब बच्चा क्या करता है, किसका इक्वेशन लिखता है? सर ये साइन से थोड़ा पीछे जाएगा, तो ये लिखता है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, जबकि ओमेगा टी प्लस फाइव होगा। इसमें ये जो चल रहा है ना वो साइन से थोड़ा आगे चल रहा है। सर आपको कैसे पता? देखो कैसे पता, हम क्या करते हैं कि t इज इक्वल टू जीरो पे जाके कंपेयर करते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसको यहां देख लिया, इसको यहां देख लिया, बोला कि ये पीछे शुरू हो रहा है, ये आगे शुरू हो रहा है, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। आपको क्या करना होता है, देखिए आप जाते हैं रेफरेंस पॉइंट t इज इक्वल टू जीरो पे, और t इज इक्वल टू जीरो पे देखते हैं तो ये जो येलो कलर वाला है t इज इक्वल टू जीरो पे जीरो है, मतलब साइन है। और ये व्हाइट कलर वाला t इज इक्वल टू जीरो पे कोई वैल्यू रख रहा है, पीक नहीं है लेकिन कोई ना कोई वैल्यू रख रहा है, मतलब वो आगे चला गया, तो ये प्लस फाइव होगा। और जब आप बात करेंगे थर्ड वाले का आई सी तो देखिए t इज इक्वल टू जीरो पे ये निगेटिव से शुरू कर रहा है, मतलब जैसे वेरिएशन देखेंगे माइनस आई नॉट से, माइनस आई नॉट से प्लस आई नॉट, ये रहेगा आपका जीरो। ये कहीं यहां से शुरू हो रहा है, देखो यहां से शुरू हो रहा है, फिर जीरो की तरफ गया है, फिर आई नॉट गया, ये पीछे हो गया ना। साइन यहां पे t इज इक्वल टू जीरो पे करंट जीरो हो जाए तो साइन है, साइन तो आगे चल रहा है। ये t इज इक्वल टू जीरो पे कोई निगेटिव वैल्यू, थोड़ी देर बाद ये जीरो पे पहुंचेगा तो ये पीछे हो गया। ये लिखेंगे अपन आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, सर हमें समझ ही नहीं आ रहा कौन आगे कौन पीछे, हमें तो ऐसा लग रहा है कि व्हाइट जो व्हाइट वाला वो पीछे चल रहा है, देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है। अब t इज इक्वल टू जीरो पे जाके कंपेयर करते हैं, जिसकी वैल्यू t इज इक्वल टू जीरो पे एकदम जीरो रही मतलब वो साइन है, जिसकी वैल्यू t इज इक्वल टू जीरो पे पीक पे चला गया तो कॉस है, या साइन से पाई बाई टू आगे है। तो ये सब एसएचएम में मैंने आपको पढ़ाया है, जो कॉस थीटा होता है वो साइन थीटा से पाई बाई टू आगे चलता है, ठीक है। जैसे सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, या वेव ऑप्टिक्स में भी आपने पढ़ा होगा सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव, जिसमें इंटरफेरेंस पढ़ा था आपने, डिफ्रैक्शन पढ़ा था, उसमें हो सकता है फेजर से किया हो या ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेशन से किया, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री सिंप्लीफिकेशन से भी कर सकते हैं, जब साइन को कॉस में चेंज करना, कॉस को साइन में चेंज करना, सुपरपोजिशन ऑफ वेव में बड़ा लेंदी हो जाता है। उसके लिए हमने एक फेजर डायग्राम सीखा था एसएचएम में, वो फेजर डायग्राम का फील में एक बार और दे रहा। तो देखो साइन थीटा कॉस थीटा कोई वेक्टर नहीं है, या जो अल्टरनेटिंग करंट है, कई बार पूछ लेते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट इज अ वेक्टर, नो, करंट नेवर बिहेव एज अ वेक्टर। क्या अल्टरनेटिंग करंट वेक्टर है? नहीं है। क्या वेक्टर की तरह बिहेव करता है? मान सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट वेक्टर की तरह बिहेव करता है? नहीं। और अल्टरनेटिंग करंट वेक्टर की तरह बिहेव भी नहीं करता, ना तो वेक्टर है ना वेक्टर की तरह बिहेव करता है, लेकिन उसका जो एडिशन करते हैं दो करंट के बीच में हो सकता है एंगल 0 डिग्री का हो, जैसे एक करंट साइन में चल रहा है, एक करंट कॉस में चल रहा हो, तो एंगल पाई बाई 2 90 डिग्री हो जाएगा। एक करंट साइन में चल रहा हो, एक करंट का इक्वेशन हो आई बराबर साइन ओमेगा टी, और दूसरे करंट का इक्वेशन हो आई बराबर साइन ओमेगा टी प्लस 30, और बोले दोनों को जोड़ो, ले लोटा, लेट जाओगे तुम तो ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। नहीं, के लिए मैं बताऊंगा फिर।
सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, फेजर डायग्राम पूरा समझाया था। सुपरपोजिशन ऑफ वेव पढ़ा होगा तुमने, वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ा था, वेव में भी पढ़ा था। तो अल्टरनेटिंग इक्वेशंस को जब हम जोड़ते हैं तो दो ऑप्शन होता है, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे मैं तुमसे सवाल पूछूं, जैसे मैं सवाल पूछूं माइनस कॉस ओमेगा टी को साइन में कन्वर्ट करो, है ना। देखो कई बार क्या होता है कि चीजें सिखाने से पहले ना औकात याद दिलानी जरूरी होती है। जब आदमी को औकात पता चल जाता है ना, फिर अपने औकात में आके जब चीजों को सीखता है तो अच्छे से सीखता है। इसको साइन में कन्वर्ट करो, करो करो, और 50% बच्चे, ज्यादा नहीं बोल रहा, गलत करेंगे, गारंटी, एकदम एकदम गारंटी है। क्योंकि बेसिक मैथ तो ऐसे कम, बेसिक तो मैथ तो ऐसे कमजोर है, ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन और तुम्हारा कमजोरी, बायोलॉजी है। आपको नहीं लग रहा कि आप ज़्यादा टाइम लगा रहे हो बेइज्जती करने में? देख बेटा, इंसान को जब ठोकर लगता है, जब उसकी बेइज्जती होती है, तो अपने औकात का एहसास होता है, तब जाके वो अच्छे से सीखता है। हवा में रहने से चीज़ें नहीं सीख पाती, बेइज्जती होना जरूरी है। चलो बताओ, मैं बताऊं, ये होगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। बाहर भी एक माइनस लाए, ये होगा क्या? गलत है। ये होगा कॉस ओमेगा टी, माइनस है तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस पाई, सॉरी पाई बाई 2, ये भी गलत है। ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये सही, प्लस पाई बाई 2, प्लस पाई बाई 2, प्लस पाई बाई 2 गलत है। साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, उठ गए तोते तुम्हारे। अब बता कौन गलत है, क्यों गलत है, कौन क्यों सही है? पता ये वाला क्यों गलत है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये कैसे सही हो जाएगा, ये कैसे गलत हो जाएगा? आओ मैं वही चीज सिखा दो, चिंता मत करो। अगर आप मिटा क्यों रहे मिटा इसलिए रहा हूं, नहीं मिटाऊं, लिखूंगा कैसे, है ना, सही आंसर भी बता दूंगा, चिंता मत। सही आंसर भी बता दूंगा, अच्छे समझा दूंगा। चलो देखो फेजर डायग्राम देखो, तो इसको सॉल्व करने का दो ऑप्शन है, या तो ट्रिग्नोमेट्री सीखो या फेजर डायग्राम सीखो। फेजर डायग्राम एक बार सीखोगे 4 चैप्टर में काम आएगा, तो सीखो, फिर से सीखो, मैंने सिखा दिया हुआ ऐसे में, फिर से सिखा रहा हूं। आप इधर रेफरेंस मान सकते हो साइन ओमेगा टी, जरूरी नहीं कि साइन ओमेगा टी का रेफरेंस आप इधर ही मानो, आप साइन ओमेगा टी को यहां भी मान सकते हो, यहां ही मान सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं पूरा ऑल्टरनेटिंग करंट खत्म हो जाएगा साइन ओमेगा टी को यही चिप, पूरा करंट खत्म करा दूंगा, पूरा एसी खत्म करा दूंगा, एक लाइन मैथमेटिक्स नहीं कर। तुम देखना एसी वाले चैप्टर में पावर के डेरिवेशन में एक एक लाइन का मैथमेटिक्स कर, तुम्हें बस कंसेप्ट सीखते जाना है। हाँ कंसेप्ट होगा, कंसेप्ट तो 2-2 पेज में पढ़ाऊंगा मैं, सिर्फ कैपेसिटर का कंसेप्ट 2 पेज में पढ़ाऊंगा, मैथमेटिक्स ज्यादा नहीं होगा, ये गारंटी। तो देखो साइन ओमेगा टी को अगर मैं यहां मान लेता हूं, साइन ओमेगा टी का वेरिएशन इस तरफ होता है, टी इज इक्वल टू 0 पे साइन ओमेगा टी, तो कॉस इससे पाई बाई 2 आगे चलता है, आगे का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज आना, है ना। इसमें कोई एंगल ऐड करूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज आना, प्लस का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज एरो डालोगे तो ये पॉजिटिव कहना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पाई बाई 2 आगे, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 तो कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। कॉस ओमेगा टी को आप ये भी लिख सकते हैं कि साइन से कितना आगे है, तो ये साइन एंगल अंदर में लिखते हैं ना ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी से पाई बाई 2 आगे है, तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिखो तो ये कॉस ओमेगा, समझ में आई कि नहीं? इधर साइन तो इधर माइनस साइन, माइनस साइन ओमेगा टी, इधर कॉस तो इधर माइनस कॉस ओमेगा। क्लियर है, इतना समझ आ गया? अब मेरी बात सुन, ये जो माइनस कॉस ओमेगा टी है वो साइन से पीछे है क्या? हाँ, क्लॉकवाइज मतलब पीछे माइनस होगा, क्लॉकवाइज मतलब निगेटिव माइनस पाई बाई 2, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि साइन ओमेगा टी से, मेरी बात सुनना बेटा प्लीज अच्छे से, एकदम मजा आ जाएगा, साइन ओमेगा टी से ये कितना पीछे है, साइन ओमेगा टी से कितना पीछे, क्लॉकवाइज मतलब पीछे है, पाई बाई 2 पीछे, तो इसको तुम लिख सकते हो साइन ओमेगा टी से पाई बाई 2 पीछे आया, तो आप लिख सकते हो साइन
ओमेगा टी से पाई बाई टू पीछे, तो ओमेगा टी में पाई बाई टू घटा दोगे तो इससे पीछे क्लॉकवाइज में यहां आ जाओगे, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस कॉस ओमेगा टी को। तो देख यहां पे माइनस कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी से पाई बाई टू पीछे, बात खत्म। ये बहुत आसान है, उसको याद रखने के लिए तुम्हें वो याद रखना पड़ता है, ऐड शुगर टू कॉफी, कौन किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, कैसे जा रहा है, यहां पे कुछ भी नहीं याद रखना। चल, और तुम कह सकते हो तुम कह सकते हो कि सही से तो साइन और कॉस ही सीख पाएंगे हम, तो पूरे फिजिक्स में साइन और कॉस ही है, बता एसएचएम में tan था क्या, एसएचएम में सेक था क्या? यही तो बात है, यही तो बात है कि हमें फिजिक्स वही सीखनी है, फिजिक्स वही सीखनी है जो आती है, मैथमेटिक्स वही सीखना है जिसका यूज है। मैं पूरा क्यों सीखूं? कई लोग कहेंगे कि सर इससे तो कर लो, तो इससे साइन और कॉस ही सीख पाओगे, टैन कॉसेक सेक नहीं सीख पाओगे, कॉट नहीं सीख पाओगे, तो मुझे जरूरत ही नहीं है। और इसी को कहते हैं हमारे स्टार, जो जरूरत की चीज है उसको बाहर निकाला, आसानी से सीख लिया, साइड कर दिया बाकी को। बताना टैन का कन्वर्जन कहां आ रहा है फिजिक्स में, सेक का कन्वर्जन, कॉट का कन्वर्जन कहां आ रहा है? एसएचएम में साइन और कॉस होता है, वेव में साइन और कॉस होता है, वेव ऑप्टिक्स में साइन और कॉस पर आता, और साइन और कॉस का कन्वर्जन ये रहा। खेल ले जैसे खेलना है, कहीं भी ले जा, कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम आसानी से हो जाएगी सारी चीज। इधर साइन, इधर कॉस, इधर कॉस तो इधर माइनस कॉस, इधर साइन तो इधर माइनस साइन। अब अलग अलग फंक्शन में जोड़ना होगा तो कैसे जोड़ेंगे, देखो ये समझ आ गया, ये कन्वर्जन समझ आ गया। माइनस कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। प्लस पाई बाई टू क्यों नहीं आएगा, क्योंकि माइनस कॉस ओमेगा टी है, माइनस कॉस ओमेगा टी से जो माइनस कॉस ओमेगा टी होता है वो साइन से पीछे होता है, साइन से किधर होता है, पीछे होता है। समझ आया? अब आओ, अब रिप्रेजेंटेशन सीख लेते हैं। ये 6 करंट है, 6 करंट को इस फेजर डायग्राम में कैसे प्लॉट करेंगे, देखो। 6 करंट को इस फेजर डायग्राम में कैसे प्लॉट करेंगे, देखो। इधर रेफरेंस मान लिया साइन, इधर हो जाएगा तुम्हारा कॉस, इधर हो जाएगा माइनस साइन, इधर हो जाएगा माइनस कॉस। ठीक, चलो चलो, आई बताओ क्या है, 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। सुनना, आई है 4 साइन ओमेगा टी, मतलब 4 तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, पीक हो गया, और वेरी कहां से शुरू किया है, टी इज इक्वल टू 0 पे। क्या 0 इसकी वैल्यू? नहीं, इनिशियल फेज है पाई बाई 6। क्या साइन ओमेगा टी के डायरेक्शन में? नहीं। क्या कॉस में? ना। साइन ओमेगा टी से पाई बाई 6 ऊपर है, तो ये साइन ओमेगा टी है, इससे पाई बाई 6 ऊपर प्लस है, एंटी क्लॉक वाइज जाएगा, पाई बाई 6। पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, ये रहा। I1 बराबर 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6, ये आएगा आंसर। बताओ मजा आया कि नहीं है? कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट देखो, 5 कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी है, इससे पीछे पाई बाई 3 एंगल पीछे, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री पीछे, इससे 60 डिग्री पीछे, तो ये इसी लाइन पे ओवरलैप कर जाए, ये होगा तेरा I2। I2 बराबर है 5 कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब 60। देखो टोटल एंगल होता है 90, इधर से तुम गए 30, उधर से गए 60, तो दोनों तो एक ही जगह मिल जाएगा ना, 30 प्लस 60। तो असल में तुम ये फील करो कि ट्रिग्नोमेट्री से इस बात का महसूस करना कितना मुश्किल होगा कि दोनों असल में एक ही फंक्शन। कौन दोनों? फिर से दिखाता हूं, कौन दोनों? ये दोनों देख, इन दोनों का वेरिएशन असल में सेम है। साइन ओमेगा टी पाई बाई 6 लो या कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3 लो, एक ही बात है। और तू ये जो एक ही बात है इसको ट्रिग्नोमेट्री से फील कर, इसको कन्वर्ट करके दिखा, एक ही बात है तो कन्वर्ट करके दिखा, जरूरत नहीं है फेजर डायग्राम से फील कर ले। साइन ओमेगा टी से कितना आगे, 30 डिग्री आगे, और कॉस से 60 डिग्री पीछे, एक ही बात है, इससे 30 इससे 60। ये फेजर डायग्राम का चमत्कार। 4 कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ओमेगा टी कॉस वाला ओमेगा टी से पाई बाई 2 पीछे, पाई बाई 2 पीछे मतलब क्लॉकवाइज, ये साइन में ही पहुंच जाएगा। ये असल में I3 इधर आएगा, ये I3 होगा। कॉस ओमेगा टी से पाई बाई 2 पीछे, माइनस का मतलब पीछे क्लॉकवाइज, और प्लस का मतलब एंटी क्लॉक, माइनस 4 साइन ओमेगा टी, तो ये हो गया I5। I5 देखना, माइनस 4 साइन ओमेगा टी मतलब माइनस में साइन ओमेगा, ये 4 कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, 4 कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, देख प्लस, देख क्या लिखा है, प्लस पाई बाई 3, प्लस पाई बाई 3, ये हो जाएगा आपका I, ये हो जाएगा
बताओ समझ आया कि नहीं है? बहुत ईजी है क्या? एकदम साहब बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखिए, अब तुमसे इसमें करंट का एडिशन का सवाल पूछ सकता है। जैसे पहला सवाल हम यही कर लेते हैं। ये सवाल एक बढ़िया सवाल है, ये स्टैंडर्ड बुक का है। सवाल क्या पूछ रहा है देखो, ये पूछ रहा है I1 करंट 3 A फॉर एम्पियर है, A फॉर एम्पियर, I1 बराबर 3 साइन ओमेगा टी। देखो I1 इधर से आया 3 साइन ओमेगा टी, I2 4 A कॉस ओमेगा टी, I2 इधर से आया और I3 इधर गया। I3 बताइए कितना होगा? I3 क्या है? टोटल इनकमिंग करंट I1 प्लस I2 आया बराबर टोटल आउट गोइंग करंट I3, मतलब I3 बराबर है I1 प्लस I2। इनको जोड़ना है। I1 है 3 साइन ओमेगा टी और I2 है 4 कॉस ओमेगा टी। इनको जोड़ के इन चारों में से कौन सा इक्वेशन बनेगा I3 बताओ। अब सिंपल ट्रिगोनोमेट्री जाओगे तो दिक्कत होगा। आओ फेजर से चलते। इधर आया तेरा साइन ओमेगा टी, इधर आया बेटा कॉस ओमेगा टी। कितना आसान है यार, कॉस ओमेगा टी से खेलना तो ऐसे खेल लो ना। इधर है तेरा I1 है 3 और I2 है 4, तो 3 और 4 का सम बोलो क्या होगा? 3 और 4 का सम, तो आप 3 एंड 4 का सम, ये 3 और 4 का सम π/2 पे, एंगल कितना है? π/2 पे, ये हो जाएगा 5। और चारों ऑप्शन में साइन 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 है, तो ये साइन से कितना आगे होगा? तो मान लो अल्फा डिग्री आगे है, यहाँ से कितना आगे होगा साइन से निकाल सकते हो। आगे ही है ना, बस साइन एंटी क्लॉकवाइज जाने पे ही तो 5 मिला है। तो tan अल्फा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया तेरा परपेंडिकुलर 4 और ये बेस 3, 4/3 तो अल्फा हो जाएगा 53। कैसे सर? तो tan थीटा 4/3 मतलब 53 डिग्री, तो 53 डिग्री, तो ये एंगल हो गया 53। अब लॉजिकली समझो कि रिजल्टेंट होगा 3 और 4 का 5, क्योंकि 90 डिग्री पे, और एंगल होगा अल्फा डिग्री, मतलब 53 डिग्री आगे, मतलब साइन से 53 डिग्री आगे। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 5 साइन से कितना आगे? ओमेगा टी प्लस 53 5 एम्पियर साइन ओमेगा टी प्लस 53, आंसर आ गया। ये रहा, 2 लाइन खींचा, आंसर आ गया। ट्रिग्नोमेट्री सिंप्लीफिकेशन से बेटा यहाँ पे देखो और सवाल है। ये सवाल है I1 ये रहा, I2 ये रहा, बोला है कि I1 प्लस I2 बताओ, ठीक है ना? तो देखो 3 साइन ओमेगा टी, मतलब यहाँ पे सिंपल साइन ओमेगा टी है, कोई भी प्लस माइनस नहीं ओमेगा टी में, तो 3 साइन ओमेगा टी इधर होता है, तो ये हो जाएगा तो आपका 3, I1 बराबर हो जाएगा आपका 3 साइन ओमेगा टी का और I2 है 3 कॉस ओमेगा टी प्लस π/6, ये होता है तेरा कॉस वाला लाइन 90 डिग्री। कॉस ओमेगा टी ये है ना, देखो कॉस ओमेगा टी, इस ओमेगा टी से π/6 आ गया, मतलब 30 डिग्री आगे, ये है आपका I2 बराबर, ये 30 डिग्री आगे और ये एंगल होता है 90, टोटल कितना हो जाएगा? 120। अब देखो इधर करंट 3 और ये 3 और 3 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच में एंगल है 120 डिग्री। 90 प्लस 30 120, 90 प्लस 30 120 डिग्री 3 3 120 डिग्री पे, 3 3 120 डिग्री, 3 3 प्लस 3 बराबर 3, क्योंकि एंगल 120, रिजल्टेंट होगा बीच में 120 का आधा क्या होगा? 60, इन दोनों के बीच में आएगा रिजल्टेंट 3 और ये एंगल होगा 60। लो आई बराबर बोलो क्या होगा? 3 साइन ओमेगा टी प्लस π/3 ले, ये आंसर आएगा। ये 3 साइन ओमेगा टी प्लस 3 कॉस ओमेगा टी प्लस π/6 का आंसर ये आएगा। तो सवाल देख और आंसर देख, हिल जाएगा, आंसर है ना। ये सारी चीजें मैं आपको दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ, ऐसे में पढ़ाया था, मुझे याद आ रहा है। इन दोनों को ऐड करना है, चलो ऐड करते हैं। ये होगा साइन, ये होगा कॉस। साइन से 30 डिग्री पीछे, देखो π/6 का मतलब 30 डिग्री और माइनस का मतलब पीछे, तो ये 30 डिग्री पीछे है तेरा I1 बराबर 4 ये और I2 बराबर है 4 कॉस ओमेगा टी माइनस π/3, इससे 60 डिग्री पीछे, π/3 मतलब 60, इससे 60 डिग्री पीछे, ये आपका I2 बराबर 4, 60 डिग्री तो एक्स एक्सिस से कितना हो जाएगा? 30। इन दोनों का सम करना है, ये रहा I2 और ये रहा I1, 4 4 और एंगल हो गया तुम्हारा 60 डिग्री। 4 4 का सम 60 डिग्री पे क्या होगा? 4√3,
तो आई जो आएगा आपका वो आएगा 4√3। बेटा 60 डिग्री पे होता है 4√3 और इन दोनों का रिजल्टेंट एग्जैक्टली बीच में आएगा, मतलब साइन ओमेगा। तो मजा आया कि नहीं आया? देख भाई चमत्कार देख, ये है तेरा ओमेगा टी माइनस पाई बाई सिक्स, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई सिक्स, कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3, लेकिन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा, दोनों का रिजल्टेंट ये। नेक्स्ट देखो, ये पढ़ा दिया मैंने। नेक्स्ट देखो, एन अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाई I1 बराबर सॉरी I बराबर I1 cos ओमेगा टी, I2 sin ओमेगा टी, देन आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इज गिवन है। देखो दो करंट को ऐड किया है, I1 cos ओमेगा टी, I2 sin ओमेगा टी, इसका पीक बोला है। तो देख मेरी बात सुन, पहले इन दोनों का सम करके एक इक्वेशन बना, तो इन दोनों का सम करके एक इक्वेशन बनाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है I1 इधर, सॉरी I1 ऊपर cos ओमेगा टी के साथ, और I2 दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो सम करेगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा रूट अंडर I1 का होल स्क्वायर प्लस I2 का होल स्क्वायर, ये इसका पीक वैल्यू आएगा। दोनों का सम करेगा, पीक वैल्यू ये है ना, इसका पीक I1, इसका पीक I2, तो ये इसका पीक बटा √2 होता है आरएमएस, हमेशा और हमेशा पीक बटा √2 होता है आरएमएस, ये हो जाएगा। तो रूट के अंदर दोनों को ले लोगे तो I1 का होल स्क्वायर प्लस I2 का होल स्क्वायर बाई 2, I1 का होल स्क्वायर प्लस I2 का होल स्क्वायर बाई। नेक्स्ट देखो, इंस्टेंटेनियस करंट इन अ सर्किट इज गिवन बाई I बराबर 2 + 3 sin ओमेगा टी, ये अभी कराया था मैंने ये कराया था ना, पहला सवाल ही यही था, देख पहला सवाल ही यही था, 4 + 5 sin ओमेगा टी, पहले स्क्वायर कर लिया था, उसका एवरेज लिया था, फिर रूट लगा, 4 + 5 sin ओमेगा टी, 4 + 5 sin। यहाँ पे देखना क्या है, यहाँ पे देखना क्या है, ये है 2 + 3 sin ओमेगा टी तो कंसेप्ट याद रखोगे तो देखो कंसेप्ट क्या कहता है, स्क्वायर करो। अच्छा इसमें भी कंसेप्ट लगा के सॉल्व कर सकते हो, कोई खास बात नहीं, इसमें भी कंसेप्ट लगा के सॉल्व कर सकते हो। इसका आरएमएस चाहिए, आरएमएस का मतलब होता है इसका स्क्वायर करके मीन लो, पहले तो स्क्वायर करके मीन लोगे तो ए स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करो इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करके एवरेज ले रहा हूं, तो इसका स्क्वायर करो, I1 cos स्क्वायर ओमेगा टी, इसका एवरेज बोलो, cos स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज होता है हाफ, तो ये हो जाएगा I1/2, I1/2, ये बोलो क्या होगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, मतलब I2 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना, तो ये हो जाएगा। अच्छा स्क्वायर भी तो करोगे, देखो I बराबर है I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 sin ओमेगा टी, है ना, तो a + b का होल स्क्वायर करना है, ये हो जाएगा आपका I1 का स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज 2 प्लस I2 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज 2 प्लस 2ab cos ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, और cos ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी का एवरेज क्या होता है 0, तो ये बचा इतना तुम्हारा, इसमें रूट लगा दो, इसमें रूट लगा दो, ये आ गया याद नहीं करना ना, कंसेप्चुअली समझ ले, ये दो तरीके से सॉल्व कर दिया बे, एक तरीका ये रहा, सीधा आंसर है ये, देखो ये है तुम्हारा I बराबर I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 sin ओमेगा टी, आरएमएस पूछा है, कुछ मत करो स्क्वायर करो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का एवरेज हाफ, साइन स्क्वायर का एवरेज हाफ, तो ये होगा I1 का होल स्क्वायर बाई 2, I2 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी का एवरेज होता है 0, और स्क्वायर करके मीन निकाल लिया, उसका रूट लगा दो तो आरएमएस हो जाएगा, तो ये आरएमएस हो गया, सीधा आंसर दिख गया, देख I1 का होल स्क्वायर प्लस I2 का होल स्क्वायर बटा 2। सिमिलरली यहां कर सकते हैं, सिमिलरली यहां कर सकते हैं, पहले I स्क्वायर करके एवरेज निकाल, तो इसका एवरेज हो जाएगा 4, स्क्वायर किया ना 2 का होल स्क्वायर 4, एवरेज ही 4 होगा क्योंकि इसमें साइन कॉस नहीं कांस्टेंट, प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर कर रहा हूं ना तो 3 का होल स्क्वायर 9 और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज हाफ, प्लस साइन ओमेगा टी का एवरेज हो जाएगा 0, ये आएगा तेरा स्क्वायर, इसमें रूट लगा दे, ये रूट लगा, इधर आ गया, देख लीजिए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 दूना 8, 8 और 9 17, रूट 17/2। ऐसे सवाल बच्चे देख के लिटरली घबरा जाते हैं कि ये क्या है है ना, लेकिन देखो ये क्या है, आंसर है, कुछ नहीं किया भाई, तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया ना, आरएमएस का मतलब क्या होता है, उसका स्क्वायर कर लो, कर लिया स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर 4, 3 का होल 3 साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2ab cos थीटा, जो कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज होता है हाफ, और साइन ओमेगा टी का एवरेज होता है, आसान है, ये सारी चीजें आसान है, यही सवाल तुम्हें एज इट इज देखने को मिलेगा चाहे दुनिया का कोई भी किताब उठा ले, और आंसर देख आरएमएस का कितना आसानी से बता, कोई मैथमेटिक्स नहीं बेटा, कहाँ मैथमेटिक्स, कहाँ मैथमेटिक्स।
सिर्फ साइन ओमेगा टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का तुमको वही तो निकाल के दे दिया। ऐसे सवाल एक एक 1.5 पेज में सॉल्व हुए हुए तुम्हें किताबों में मिले। लेकिन हमने क्या किया, हमने बहुत इंटेलिजेंटली, हमने क्या, तुमने क्या भाई, मैंने बहुत इंटेलिजेंटली सारे सवाल को, और ऐसा लगा कि देखो ऑल्टरनेटिंग करंट है तो साइन और कॉस का गेम होगा, कभी साइन कॉस लगाएंगे कभी नहीं लगाएंगे, तो साइन कॉस का गेम समझ साइन थीटा का एवरेज वैल्यू होता है, साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू। चलो, एसी अक्रॉस प्योर रेजिस्टेंस, ये तो हो गया प्योर, असल में जो बेसिक था मैथमेटिक्स वाला पार्ट था, इसमें भी कम मैथमेटिक्स का, लेकिन ये मेन मैथमेटिक्स वाला पार्ट था। अब है कंसेप्चुअल वाला। एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स लिया, जैसे पहले क्या करते थे कि मान लो ये रेसिस्टेंस है तो उसमें बैटरी ऐसा लगाते थे, ये होता था बेटा आपका डीसी बैटरी। क्या होता था? डीसी बैटरी। लेकिन अब हमने जो लगाया है वो कौन सा बैटरी? एसी बैटरी। ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपका रेसिस्टेंस। ठीक है, अब सुनिएगा अच्छे से अब सुनिएगा अच्छे, यहाँ पे एक बैटरी और एक कंपोनेंट, तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी इंस्टेंट में यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा रेसिस्टेंस, ये बैटरी के पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर होगा। बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? एप्सिलॉन। EMF of the battery is instantaneous EMF of the battery is it is equal to E naught sin, it is equal to क्या है? E naught sin ओमेगा। आप यहाँ पे कह सकते हो कि सिंपल सी बात है, इसका जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जितना भी सप्लाई करेगा किसी इंस्टेंट पे, उतना ही यहाँ पे ड्रॉप होगा। तो आप लिख सकते हैं VR इज इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ द बैटरी, मतलब बैटरी का EMF, और बैटरी का EMF है आपका E नॉट, की वैल्यू क्या है? E नॉट साइन ओमेगा। E नॉट रेसिस्टेंस के अलॉन्ग जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसको क्या लिख सकते हैं? आई इंटू आर। तो इसके लिख सकते हैं आई इंटू आर इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा। यहां से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? करंट। करंट का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो करंट का वैल्यू आ जाएगा आई बराबर ई नॉट बटा आर साइन ओमेगा टी। अब देखो, तुमने जो वोल्टेज लिया था वो भी था साइन ओमेगा टी, और तुम्हारा जो करंट आ रहा है वो भी है साइन ओमेगा। तुम लिख सकते हो वोल्टेज एंड current are in same phase, वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम, दोनों में फेज डिफरेंस क्या है? जीरो का। करंट एंड वोल्टेज दोनों सेम फेज में है। जब इसका फेजर डायग्राम आप बनाओगे, फेजर डायग्राम, वही फेजर डायग्राम रिप्रेजेंट करना सिखाया तो था करंट को, करंट ही था, यहाँ पे करंट वोल्टेज है, कोई खास फर्क नहीं है। देखो इधर हो जाएगा, तुमने साइन इधर ही माना था ना, तो ये हो गया तेरा वोल्टेज। E इज इक्वल टू होता है ई नॉट साइन ओमेगा, E इज इक्वल टू क्या होता है? ई नॉट साइन ओमेगा, और इधर ही हो जाएगा तेरा करंट। I इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पीक वोल्टेज EMF बटा रेजिस्टेंस पीक करंट आई नॉट। इसको आई नॉट कह सकते हैं ना, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, आई नॉट साइन ओमेगा। देखो दोनों में साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा सेम फेज में रहेगा। अब जरूरी नहीं कि तुम वोल्टेज साइन ओमेगा टी लेते, तुम यहाँ पे कॉस लेते तो कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो हो नहीं रहा है, सिंपल वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस ही करंट आ रहा है। देखो ये वोल्टेज, रेजिस्टेंस को नीचे ले आओगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस करंट आ रहा है। तुम यहाँ पे साइन लिया तो साइन आया, कॉस लेते तो कॉस लेता, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 लोगे तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6, कोई खास बात नहीं। हाँ, ये समझो कि आई नॉट इसकी जगह पे हमने लिखा है, क्यों लिखा है? तो ये बेटा पीक करंट हो गया, पीक मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट कितना होगा? मैक्सिमम करंट होगा पीक EMF बटा पीक रेट, और पीक मैक्सिमम करंट तभी होगा जब मैक्सिमम EMF आएगा, क्योंकि सिनुसॉइडल EMF दे रहा है ना, पहले कुछ मैक्सिमम देगा, कभी जीरो देगा, कभी हाफ ऑफ द मैक्सिमम देगा। जितना यहाँ पे EMF आएगा, जितना का मतलब है कि पीक जब आएगा तो यहाँ पे पीक करें, जब ये जीरो होगा EMF तो करंट भी सेम फेज में चल रहा है, सेम फेज में। हाँ, इसमें अगर तुम करंट एंड वोल्टेज का ग्राफ बनाओ, ग्राफ नहीं बनाए, फेजर डायग्राम बनाए। ये क्या है? फेज डायग्राम, फेजर डायग्राम, ये फेजर डायग्राम है, ग्राफ नहीं है। फेजर डायग्राम ये साइन ओमेगा टी करेक्ट। ग्राफ अगर बनाओगे बना लो, कोई खास बात नहीं तुमने वोल्टेज क्या दिया था, EMF क्या दिया था? ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी का ग्राफ ऐसे ही, तो इसका पीक बताओ क्या होगा? ऐसे ही तो वेरिएशन है EMF का,
करंट क्या है, तो करंट है ई नॉट बाई आर, मतलब जो पीक होगा उसे आर थोड़ा कम हो जाएगा ना, पीक करंट की वैल्यू जो होगी वो थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि पीक ईएमएफ बटा रेसिस्टेंस होगा पीक का, ऐसा का। लेकिन सेम फेज में जब करंट जीरो तो वोल्टेज जीरो, यहाँ पे जब करंट जीरो वोल्टेज जीरो, जब करंट पीक तो वोल्टेज पीक। यहाँ पे जो पीक करंट होगा आई नॉट, वो नीचे क्यों आया है, क्योंकि पीक ईएमएफ बटा रेसिस्टेंस से भाग देने पे करंट, पीक ईएमएफ बटा रेसिस्टेंस से भाग देने पे क्या आ रहा है, करंट आ रहा है। ये सिंपल सी कहानी। हाँ, आई आरएमएस अगर तुमसे कोई पूछे आरएमएस करंट कितना हो, तो पीक करंट बटा √2, और पीक करंट कितना है, ई नॉट बटा आर, ये होगा तुम्हारा, ये क्या हो जाएगा आपका आईआरएमएस। अच्छा, पावर लॉस के बारे में बात हो जाए थोड़ा सा, हालांकि एक जनरलाइज पावर लॉस का फॉर्मूला मैं आगे भी बताऊंगा, लेकिन प्योर रेसिस्टेंस के केस में भी पावर लॉस की बात हो जाए, तो पावर लॉस बराबर क्या होगा, P इज इक्वल टू आई इंटू वी। आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इंस्टेंटेनियस है ना, ये इंस्टेंटेनियस पावर है, तो ये होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वी की वैल्यू होगा ई नॉट साइन ओमेगा, किसी भी इंस्टेंट पे यही तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब यहां से पी की एवरेज पावर अगर तुम देखो, एवरेज पावर देखोगे तो ये आएगा बेटा आई नॉट इंटू ई नॉट, ये हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज, ये तो पीक दोनों का। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज क्या होता है, हाफ, इसको लिख सकते हो आप आई नॉट ई नॉट बाई 2। डीसी में जो पावर लॉस होता था तो सिंपल आता था वी आई, है ना, तो ये भी सिंपल है वी आई, लेकिन यहाँ पे पीक के टर्म्स में लिखा है, हर समय पीक करेंट पीक वोल्टेज तो नहीं। क्या है बेटा आई नॉट ई नॉट बाई 2, तो 2 को √2 इंटू √2 अगर लिख लो आप, ये जो 2 है उसको √2 इंटू √2 लिख लो, है ना, √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, तो सही है, 2 को √2 लिख। आई नॉट बाई √2 क्या होगा आई आर एम एस, और ई नॉट बाई √2 क्या होगा ई आर एम एस। तो आप लिख सकते हो एवरेज पावर लॉस जो एसी की वजह से रेसिस्टेंस में होगा, इन रेसिस्टेंस वो होगा आपका आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस। तो यही तो बात हुई थी कि असल में जो अब इफेक्टिव करंट या इफेक्टिव वोल्टेज होता है वो आर एम एस होता है, देखो आर एम एस आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस। अच्छा, वी आर एम एस को क्या लिख सकते हैं, तो आई आर एम एस इंटू आर, वी बराबर आई आर लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। वी आर एम एस को क्या लिख सकते हैं, आई आर एम एस इंटू, यहां से देख लो ना, ई नॉट बाई √2 क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई √2 क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई √2 क्या हो जाएगा वी आर एम एस, रेजिस्टेंस को यहाँ ले जाओ, वी आर एम एस क्या होगा आई आर एम एस इंटू आर। तो जो एवरेज पावर लॉस है उसको आप ये भी लिख सकते हो आई आर एम एस होल स्क्वायर इंटू आर, पावर लॉस होगा। हीट लॉस क्या होगा, तो टी से मल्टीप्लाई कर दो तो हीट लॉस हो जाएगा, कोई खास बात नहीं। एक बढ़िया सवाल, एक बहुत ही बढ़िया और कंफ्यूजिंग सवाल है, देखो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, क्या पूछा है सवाल में वो आइडेंटिफाई करो। अप्रोक्सीमेट पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग, आपसे एसी का पीक करंट पूछा, इंस्टेंटेनियस आरएमएस नहीं पूछा, एवरेज नहीं पूछा, आपसे पीक पूछा। आगे सवाल कंडीशन तो देखो, what is the approximate peak value of alternating current producing 4 times the heat produced per second, 4 times the heat produced per second by a steady current of 2 amp. What is the approximate peak value of alternating current, alternating current का peak value क्या होगा, which produce current produce 4 times the heat produced per second by the steady current. एक डीसी करंट, स्टेडी करंट का मतलब होता है डीसी करंट 2 एम्पियर का है, आई डीसी कितने का है 2 एम्पियर का है, और इसके वजह से हीट लॉस हो रहा है, उसका 4 गुना ज्यादा हीट लॉस इससे करा रहा है। सवाल को पढ़ो अच्छे से, 4 टाइम्स द हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड बाय द स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर, मतलब हीट एसी बराबर हीट डीसी का 4 टाइम, और जो एसी का हीट होता है वो होता है आई आर एम एस, करंट की बात होता है इसलिए करंट के टर्म्स में लिखा आई आर एम एस इंटू आर टी, हीट है ना, पावर नहीं बेटा, तो आई आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू आर टी बराबर 4 टाइम्स ऑफ आई डीसी का होल स्क्वायर इंटू आर। डीसी का हीट लॉस सिंपल कांस्टेंट करंट होता है तो आई स्क्वायर आर टी लिखते हैं, एसी का जो हीट लॉस होता है वो आरएमएस के टर्म्स में आता है, तो आरटी से आरटी तो कट जाएगा, 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर 4 4 4 16, तो ये हो गया सोर्स √16, ये आ गया आई आर एम एस 4 एम्पियर। तो
आंसर आप फटाक से 4 एम्पियर टिक करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपने एसी का आरएमएस करंट निकाला और ये एसी का पीक पूछा, बस यही समझ गए तो पूरा एसी का झंझट खत्म, यही घुमाता रहेगा। देखो एसी जो होता है ना, एसी का सर्किट एनालिसिस, एसी के सवाल, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी डीसी वाले बैटरी डीसी वाले करंट से आसान होता है। सिर्फ फर्क यहां पे इसकी बात का पड़ता है, इसमें कहानी आरएमएस और एवरेज के बीच में। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, और इंपॉर्टेंट और लॉजिकल सवाल होने का कारण बस इतना है कि सवाल में पूछा है तुमसे पीक, लेकिन तुम पीक नहीं निकाल सकते, तुम आरएमएस ही निकालोगे, क्योंकि हीट लॉस इन एसी आरएमएस के टर्म्स में हो। तो जब आरएमएस हमने निकाला, हम जानते हैं आरएमएस पीक बाई √2 होता है। आरएमएस क्या होता है? पीक बाई √2, पीक बाई √2 तो ये हो जाएगा 4√2, 1.41 तो 5.6 के आसपास है, अप्रोक्सीमेट ही पूछा, अप्रोक्सीमेट। तो फील आया कि नहीं है? चलो ये दो सवाल मैंने पैरेलल लिखे। 4 ओम का रेसिस्टेंस है, बैटरी लगाया मैंने 20 sin ओमेगा टी का, इसमें एमीटर की रीडिंग पूछी है और हीट लॉस पूछा है, हीट लॉस इन 2 सेकेंड। पावर पूछेगा तो नहीं बताया, क्योंकि पावर होता है हीट लॉस पर सेकेंड, है ना? पावर क्या होता है? हीट लॉस पर सेकेंड। तुमसे हीट पूछेगा तो टाइम बताएगा। अब देखो बैटरी जो लगाया है उसका दिया हुआ है 20 sin ओमेगा टी, मतलब इसका पीक है 20। जब साइन के साथ दिया जाता है तो साइन के आगे तो पीक ही लगता है ना, a sin ओमेगा टी तो 20 इसका पीक। तो पीक वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस पीक करंट आ जाएगा। पीक करंट क्या आ जाएगा? पीक वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है तुम्हारा 4 ओम, मतलब 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर बेटा क्या है तेरा? पीक करंट। लेकिन जो रीडिंग होता है वो हमेशा आरएमएस करंट बताता है, और आई आरएमएस होता है बेटा पीक बटा √2, पीक 5 बटा √2। और हीट लॉस जो होता है वो हो जाएगा आई आरएमएस का होल स्क्वायर आर इंटू टी। आई आरएमएस बोलो कितना है? 5 बटा √2 का होल स्क्वायर मतलब 25 बटा 2। रेसिस्टेंस बोलो 4 इंटू टाइम बोलो 2, 2 से 2 कटेगा 100 जूल। बताओ कहीं से तुम्हें मुश्किल लगा क्या? यही तो खास बात है ना, बस कि साइन को इग्नोर करो, ये तेरा पीक हो, पीक बटा रेजिस्टेंस हो जाएगा पीक करंट। अब आओ यार, कभी कभी जो एसी सोर्स होता है उसमें साइन न लगा के इस तरह से लिखा जाता है। जब ये लिखा होता है ना सिंपल, तो ये आरएमएस होता है, साइन के साथ लिखा हो तो पीक होता है, ये आपको याद रखना। तो यह क्या है? आरएमएस। तो असल में आरएमएस ही है, तो डायरेक्ट तेरा आरएमएस करंट है, और आरएमएस करंट ही असल में रीडिंग ऑफ एमीटर हो। तो ये रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग बताओ कितना हो जाएगा? 30 बटा 4 बराबर 5 एम्पियर। तो इस वाले सर्किट में जो एमीटर लगा है उसका रीडिंग 5 एम्पियर हो, इस वाले सर्किट में लगा है उसका रीडिंग होगा 5 बटा। रीजन क्या है? साफ आपके सामने, रीजन आपके सामने था, कोई खास बात नहीं बेटा, कितना आसान है देखो। ठीक है, नेक्स्ट है एसी सोर्स अक्रॉस प्योर इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टर याद है ना क्या होता है? इंडक्टर को नफरत होता है चेंज से, और तुमने यहां पे इस इंडक्टर के थ्रू तुमने डीएसी सोर्स लगा दिया। साहब ये तो अलवला जाएगा, ये तो परेशान हो जाएगा। तुमने एसी लगा दिया ना, एसी का मतलब क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग बाई डायरेक्शनल करंट। बोलेगा कभी मैं इधर से घुसूंगा, कभी बोलेगा उधर से घुसूंगा, कभी इधर से अंदर जाऊंगा, कभी उधर से अंदर जाऊंगा, कभी इधर से करंट अंदर जाएगा, कभी इधर से करंट अंदर। और इंडक्टर को वैसे भी नफरत होता है, किससे? करंट से ना, मैग्नेटिक फील्ड से ना, फ्लक्स से ना, चेंज से, चेंज से। ये बैटरी है, E = E0 sin ओमेगा। देखो बताओ करंट आराम से बहने देगा, इंडक्टर अपोज करेगा? ऑब्वियस सी बात है, अपोज करेगा। और जितना हाई फ्रीक्वेंसी का एसी दोगे उतना ज्यादा अपोज करेगा। हाई फ्रीक्वेंसी एसी के लिए ये इंडक्टर बोलेगा मैं नहीं बहा रहा करंट, भाग जाएगा, टूट जाएगा, लेट जाएगा, मर जाएगा, बोलेगा नहीं फैल जाएगा एकदम, मैं करंट बहने ही नहीं दूंगा। हाई फ्रीक्वेंसी एसी, किसके लिए? हाई फ्रीक्वेंसी एसी। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर को नफरत है, अपोज, अपोज चेंज।
एनी टाइप ऑफ चेंज इन करंट। डीसी में भी अगर करंट चेंज होता है ना तो ये अपोज करता है। कौन? ये इंडक्टर, जिसका इंडक्टेंस है एल। इसके क्रॉस मान लो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वीएल, वो वीएल बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा। वीएल किसके बराबर होगा? बैटरी के पोटेंशियल। करंट को अपोज करना है। फ्लो कम चेंज रखोगे तो थोड़ा बहुत ही फ्लो कराएगा भी देगा। ज्यादा 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 फ्रीक्वेंसी हाई होने का मतलब क्या? चेंज ज्यादा। तो हाई फ्रीक्वेंसी एसी के लिए ये इंडक्टर जाता है, कहता है मैं करंट नहीं फ्लो होने। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए, बहुत आसान है, क्योंकि इंडक्टर को चेंज से नफरत है और हाई फ्रीक्वेंसी एसी मतलब जल्दी जल्दी चेंज, बहुत आसान है। और इसी को मैथमेटिकली में प्रूव कर, मैथमेटिकल मतलब ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं, एकदम कम वाला। देखिए इधर, देखिए इधर, किसी भी इंस्टेंट पे इसका पोटेंशियल ड्रॉप इसके बराबर होगा। हाँ, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर बराबर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी मतलब ई नॉट साइन ओमेगा टी। अरे सिंपल है, एक सोर्स है और एक कंपोनेंट है, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप बैटरी का होगा यहाँ पे जाके लॉस होगा। लेना लिख देता हूँ, पोटेंशियल ऑफ द इंडक्टर इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, सिंपल सी बात है। और इंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? एल डी आई बाई डी टी। इंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो होता है एल डी आई, ये तो याद रखना पड़ेगा, मैंने पढ़ाया पूरा EMI में। एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा, ई नॉट साइन ओमेगा। अब इस डी टी को यहाँ ले जाओ तो ये हो जाएगा, एल को भी इधर ले आओ तो इधर आ जाएगा सिंपल डी आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। तो कौन कहेगा ये क्रैश कोर्स है भाई, लॉन्ग टर्म में जितना धीरे पढ़ाते उससे भी धीरे पढ़ा रहे ना, तो तबियत खराब है, नहीं तो ये पूरा डेरिवेशन तो हमेशा कराते ही है ना आपको। मान लो t इज इक्वल टू 0 पे करंट को 0 है, किसी t टाइम पे करंट कुछ आई आ गया तो डी आई का इंटीग्रेशन तो सिंपल आई आ जाए, इधर एप्सिलॉन नॉट बाई एल। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? याद करिए, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कॉस, कॉस ये आएगा माइनस कॉस ओमेगा बटा टी का मल्टीप्लायर जो ओमेगा है उससे डिवाइड, ये आएगा तेरा इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से t तक, ठीक है। तो टी पे तो टी आएगा। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, लिमिट नहीं कर सकते अभी, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब कि डी का इंटीग्रेशन सिंपल आई कांस्टेंट टर्म प्लस सी ऐड कर देंगे, नहीं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म दिक्कत करेगा। इनडेफिनेट और डेफिनेट दो तरह का इंटीग्रेशन होता है भाई मेरे, जब लिमिट ना दिया हो तो प्लस सी ऐड कर देते हैं, ना भी करे तो कोई खास फर्क नहीं, प्लस सी बताता है इनिशियल वैल्यू क्या आएगी। तो चलो इंटीग्रेशन कर दिया, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन कुछ का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस कुछ बटा जो टी का मल्टीप्लायर उससे हम कर देते हैं डी, क्या आएगा? आई बराबर आएगा एप्सिलॉन नॉट ओमेगा एल विथ नेगेटिव साइन कॉस ओमेगा। अब ये कॉस सिंपल नहीं है, बाहर माइनस भी लगा हुआ है, ये एक झंझट है। इसको समझने के लिए, क्योंकि हमने वोल्टेज जो दिया था वो वोल्टेज दिया था मैंने ये, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा, वोल्टेज तो हमने ये दिया था। उसके कंपेयर में जो करंट है वो आगे चल रहा है पीछे चल रहा है, इसको देखने के लिए तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं तो तुरंत देख लो, कन्वर्ट करने की भी जरूरत है, जिस तरीके से मैंने पढ़ा है। ये देख ई नॉट साइन ओमेगा टी मतलब इधर, डांस करना सिखा दूंगा देख, अभी तो जो शुरू हुआ है, दूसरा ही तो कंपोनेंट पढ़ रहा है। पहले हमने पढ़ा प्योर आर, फिर पढ़ा प्योर इंडक्टर अक्रॉस एसी सोर्स, फिर प्योर कैपेसिटर एसी सोर्स, फिर आर एल, फिर आर सी, फिर एल सी, फिर एल सी आर, सारे पढ़ने। इधर है तुम्हारा वोल्टेज साइन, और जो करंट है वो है माइनस कॉस मतलब नीचे, करंट से पीछे चल रहा है, सॉरी वोल्टेज है साइन ओमेगा टी, करंट है पीछे मतलब करंट पीछे चल रहा है। करंट कहाँ चल रहा है? पीछे, देखना ध्यान से। तो माइनस कॉस ओमेगा टी को पीछे है, उसको साइन से पीछे है पाई बाई 2, तो लिख सकते हैं आई बराबर माइनस सॉरी ई नॉट बटा ओमेगा एल इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसको तुम ट्रिगोनोमेट्री फील करने की कोशिश मत करो, तुमसे नहीं हो पाएगा, या हो रहा है तो अच्छी बात है, फेजर डायग्राम से आसानी से होगा। इधर साइन इधर माइनस कॉस,
तो साइन माइनस कॉस, जो साइन है वो माइनस कॉस से कितना आगे, पाई बाई टू पीछे, मतलब साइन से माइनस कॉस ओमेगा टी कितना पीछे होगा, पाई बाई टू पीछे। साइन ओमेगा टी में पाई बाई टू घटा दे, साइन ओमेगा टी में पाई बाई टू घटा दे तो माइनस कॉस मिल जाएगा। तो देख इधर माइनस कॉस ओमेगा टी मिलेगा जब मैं साइन में से पाई बाई टू घटाऊंगा। तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू लिखूं, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू लिखूं, या माइनस कॉस ओमेगा टी टू लिखूं, एक ही बात है। कॉस ओमेगा टी लिखो, एक ही बात है, सॉरी। ये आएगा तेरा करंट। अब इसमें डिस्कशन के लिए बहुत कुछ है, एक एक करके मैं समझाता हूं। पहला डिस्कशन का मुद्दा फेजर डायग्राम, पहला डिस्कशन का मुद्दा फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। क्योंकि फेजर डायग्राम ही सब कुछ डिसाइड करता है, आगे चल के तुम्हें फेजर डायग्राम का इंपॉर्टेंस समझ में। फेजर डायग्राम, तो चलो इधर क्या बोलो सर, करंट, वोल्टेज, साइन ओमेगा टी में वोल्टेज था, तो इसको लिखो ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, क्योंकि वोल्टेज मैंने इधर दिया है। और करंट किधर आया, करंट इधर आया है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। करंट कहां चल रहा है, पीछे, तो कह सकते हो करंट इज लैगिंग बिहाइंड या वोल्टेज इज लीडिंग। और जरूरी नहीं है, मैंने आपको बताया था कि साइन को तुम इधर मानो, साइन को तुम इधर भी मान सकते हो, कहीं भी मान सकते हो। तो तुम इसी डायग्राम को ऐसे भी बना सकते हो। यह है करंट थ्रू इंडक्टर, इंडक्टर का ही तो करंट है, और ये वोल्टेज थ्रू इंडक्टर, ये वोल्टेज थ्रू इंडक्टर। तो डायग्राम तो ऐसा भी बना सकते हो। तुम्हारा असली मुद्दा क्या है कि जो ये वोल्टेज है वो करंट से पाई बाई टू आगे चलना चाहिए। इसको आराम से उठा के ऐसे 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 घुमा दो, ऊपर वोल्टेज, करंट पीछे, देखो ये करंट वोल्टेज, ऐसा भी बना सकते हो। असल मुद्दा ये है कि जो वोल्टेज है वो आगे चलना चाहिए। वोल्टेज क्या था तुम्हारा, साइन ओमेगा टी, करंट क्या था तुम्हारा, साइन ओमेगा टी से पाई बाई टू पीछे। देख ना, साइन यहाँ मान ले, साइन ओमेगा टी से पाई बाई टू पीछे, करंट आगे, करंट से आगे कौन कौन चल रहा है, वोल्टेज चल रहा है। और तुम ये भी लिख सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये तो तुमने इनिशियल ये माना था, जरूरी थोड़ी नहीं साइन ओमेगा टी मानो, तुम कॉस भी मान सकते हो, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई सिक्स भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तो ये भी फेजर डायग्राम देखो, ये जो आई एल है इसको तुम साइन मान सकते हो, कोई बुराई नहीं। ये है तेरा आई एल बराबर हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा तेरा ई नॉट कॉस ओमेगा। बिल्कुल सही बात है, ये इंडक्टर का ही फेजर डायग्राम है, इंडक्टर का ही फेजर डायग्राम है। अब असली मुद्दा जो तुम्हारे दिमाग में मुझे सेट कराना है, ताकि आगे आने वाले सवाल सॉल्व करने के लिए तुम कलम नहीं सिर्फ हाथ चलाओगे, कलम 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 नहीं सिर्फ हाथ चलाओ। और देखना, अभी तो सीखने वाली प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस है, बाद में तुम सीख जाओगे अच्छे से, तो ध्यान से। मैं कहता हूं एल ऊपर होता है, मतलब इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है ना वो ऊपर, और इंडक्टर का करंट ये रहा। तो जैसे ही मैं बोलूं कि इंडक्टर बन जाओ तो तुम बोलोगे वोल्टेज ऊपर होता है इंडक्टर का और करंट इधर होता है। ये वाला डिफरेंस अपन दिमाग ना। जब करंट को तुम साइन में मानोगे तो ऑब्वियसली बात है वोल्टेज ऊपर कॉस ओमेगा, तो इंडक्टर का वोल्टेज आगे चलता है। तो ये बात हमेशा तुम्हारे दिमाग में रहे कि इंडक्टर का वोल्टेज आगे चलता है। अभी लर्निंग प्रोसेस है, चिंता मत करो सर हमें कैसे याद रहेगा, यही वाला रटना है, ये वाला क्यों नहीं सर, ये वाला क्यों नहीं, अभी रुक जा, अभी जो मैं बता रहा हूँ दिमाग में डाल, और दिमाग में डालते डालते तुम्हारे दिमाग में अंदर सब सेट हो जाएगा। ये देख, इंडक्टर का वोल्टेज कहाँ होता है, ऊपर, और इंडक्टर का करंट आगे। जैसे बोलो इंडक्टर तो ऐसे करना, ये वोल्टेज ये करंट, ये क्या है वोल्टेज, ये क्या है करंट। इंडक्टर के केस में वोल्टेज आगे चलता है, देख वोल्टेज, ये करंट से वोल्टेज आगे चल रहा है एंटी क्लॉक, ठीक है। तो ये पहला मुद्दा था फेजर डायग्राम का, वो समझ में आ गया। दूसरा मुद्दा ये 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 क्या है, ओमेगा एल क्या है। तो करंट बराबर क्या होता है, वोल्टेज बटा रेसिस्टेंस। ये जो टर्म है वो तो तेरा यूनिट एंड डायमेंशनलेस है, ये तो रेफरेंस बता रहा है कि कब ये पीरियोडिक फंक्शन होने का कंसेप्ट दे रहा है, पीरियोडिसिटी के कंसेप्ट को बता रहा है। असल में डायमेंशन तो इसी का होगा, लेकिन ये जो है ओमेगा, ये यही वाला ओमेगा है, एसी सोर्स का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वही है। मतलब ये जो ओमेगा ओमेगा एल है वो कांस्टेंट नहीं है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, हाँ डिपेंड कर रहा है। तो करंट बराबर हो जाएगा वोल्टेज बटा इंपीडेंस।
इसको हम रेसिस्टेंस नहीं कहते। करंट बराबर वोल्टेज बटा इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं इसको, सॉरी इंपीडेंस आगे आएगा टर्म, तीनों को जोड़ देते तब इंपीडेंस होता है। रिएक्टिव इंडक्टेंस, इसको क्या बोलते हैं? रिएक्टिव इंडक्टेंस। यहाँ पे देखना ध्यान से तुम्हारा जो करंट आया है वो आया है वोल्टेज बटा इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एल इनटू साइन ओमेगा टी माइनस। ठीक है बेटा, देखो ढंग से, तो ये है तेरा इंडक्टिव रिएक्टेंस। तुम बोलोगे कि सर इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस क्यों बोल रहे हैं? आप इसको रेसिस्टेंस ही बोलो ना। नहीं, रेसिस्टेंस कुछ ना कुछ हीट लॉस कराता है, और आपको पता है ये जो हीट लॉस जो होगा इसमें इंडक्टर में, एवरेज हीट लॉस इसमें हो जाता है 0 तो इसलिए हम रेसिस्टेंस नहीं बोल सकते इसको। एवरेज हीट लॉस 0 हो जाता है, मैं बताऊंगा। इसको हम वोल्टलेस सर्किट कहते हैं, प्योर इंडक्टर को हम वोल्टलेस सर्किट कहते हैं। क्यों कहते हैं वो बताऊंगा, पहले ये देखो। इसको हम कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको हम एक्सेल से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी वैल्यू हो जाएगी ओमेगा एल के बराबर। तो अब जो ये करंट का इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा? तो करंट आई बराबर बनेगा ई नॉट बटा एक्सेल। साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 का कोई ज्यादा लोचा है नहीं, क्योंकि ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 ही हो, ये जरूरी नहीं है। साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 जरूरी नहीं, साइन ओमेगा टी भी हो सकता है, साइन कॉस ओमेगा टी भी हो सकता है। वो तो डिपेंड करता है ना मैंने वोल्टेज क्या लिया था। जो वोल्टेज लूंगा उससे पाई बाई 2 पीछे चलेगा। अगर वोल्टेज कॉस लेता ना, मैं सुन मेरी बात, अगर वोल्टेज में कॉस लेता ना तो करंट साइन में आता। वोल्टेज कॉस, करंट साइन, पाई बाई 2 पीछे चला गया करंट। ये मेन नहीं है, ये कंसेप्ट है कि जो करंट होगा वो पाई बाई 2 पीछे चलेगा। ये रहा वोल्टेज तो करंट बता, ये रहा वोल्टेज तो करंट बता इधर। ये वोल्टेज आगे चल रहा है इस करंट से, ये करंट है, करंट से पाई बाई 2 आगे चल रहा है, ये वोल्टेज है। ले वोल्टेज नीचे ले ले तो बता करंट किधर होगा? करंट पीछे चल रहा है ना पाई बाई 2 से, पीछे का मतलब था क्लॉक वाइज। ये तो डिपेंड करता है ना कि तूने क्या लिया है। कंसेप्ट तो ये एक है कि पाई बाई 2 पीछे चलेगा करंट, जो भी वोल्टेज लोगे उससे पाई बाई 2 पीछे चलेगा करंट। वोल्टेज तूने साइन में लिया तो साइन से पाई बाई 2 पीछे ये होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। हाँ, इसका यूनिट ओम जरूर होगा। ये रेसिस्टेंस के बराबर इसका यूनिट होता है, रेसिस्टेंस की तरह इसका काम होता है, लेकिन एग्जैक्टली रेसिस्टेंस इसलिए नहीं होता क्योंकि हीट लॉस नहीं करा। तो एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2 पाई एफ। तो एक्सेल का नया फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं आप, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एफ एल। ये आएगा असल में इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल का ग्राफ अगर आप फ्रीक्वेंसी के साथ बनाए, एल को कांस्टेंट मानते हो तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। जितनी हाई फ्रीक्वेंसी कैसी होगी इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब करंट रोकने की क्षमता ही होता है, ये भी रेसिस्टेंस जैसा ही होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस उतना ज्यादा होगा। हाँ, एक्सेल इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू सेल्फ इंडक्टेंस एल। सेल्फ इंडक्टेंस एल जितना ज्यादा होगा एक्सेल की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। सेल्फ इंडक्टेंस जितना ज्यादा होगा एक्सेल की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। अगर आप यहां पे बात करें फॉर डीसी सोर्स, तो डीसी सोर्स का फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 0, क्योंकि डीसी सोर्स कांस्टेंट होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 0। तो एक्सेल की वैल्यू क्या होगी? 0। इसीलिए जब इंडक्टर को डीसी सोर्स के साथ जोड़ देते हैं तो फुल चार्ज होने के बाद वो करंट को अपोज नहीं करता, सिंपल वायर की तरह बिहेव करता है। बिहेव एज सिंपल वायर, बिहेव एज सिंपल वायर इंडक्टर। पता नहीं चल रहा बाद में सर कौन किसकी बात कर रहा है, अभी क्या पढ़ रहा है, बता ना क्या पढ़ रहा है। फॉर डीसी सोर्स इंडक्टर विल बिहेव एज अ सिंपल वायर। क्यों? क्योंकि डीसी सोर्स के लिए इंडक्टर की जो रिएक्टिव इंडक्टेंस होता है, देख इंडक्टिव रिएक्टेंस, सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो क्या हो जाता है? 0। फॉर एसी के लिए, फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एसी, हाई फ्रीक्वेंसी, एकदम हाई फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स के लिए, हाई फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स के लिए मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है उसकी। तो हाई फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स के लिए अगर मैं बात करूंगा तो फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट, एक्सेल इनफाइनाइट, फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट, एक्सेल इनफाइनाइट। एक्सेल इनफाइनाइट मतलब इसकी जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है बहुत ज्यादा है, मतलब ये ओपन वायर जैसा बिहेव करे, बिहेव एज ओपन वायर, ओपन वायर।
इसीलिए हम इसको कह देते हैं इंडक्टर इज एसी फिल्टर। कहीं पे एसी और डीसी दोनों फ्लो कर रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी एसी है और डीसी दोनों फ्लो कर रहा है। इंडक्टर लगा दो, इंडक्टर ना डीसी को आराम से फ्लो करने देता है, क्योंकि डीसी के लिए सिंपल वायर होता है। जो इंडक्टर है, फिर से लिख देता हूं, जो ये इंडक्टर है फॉर डीसी सिंपल वायर, इंडक्टर के लिए कोई अपोज नहीं करता, वो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं कराता, उसको कहता है बहो ना, तुम तो कांस्टेंट हो, तुमसे मुझे कोई नफरत नहीं है। हाई फ्रीक्वेंसी एसी के लिए, फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एसी, सिंपल एसी के लिए नहीं, फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एसी, इट विल बिहेव एज अ ओपन वायर जैसा बिहेव करेगा और करंट को फ्लो नहीं करने देगा। करंट को फ्लो, समझ में आया है कहानी? हाँ। फेजर डायग्राम तो हमने बना लिया था, ये रहा फेजर डायग्राम आपका, ये रहा फेजर डायग्राम। ग्राफ अगर आप बनाओगे, ग्राफ और फेजर डायग्राम अलग चीज होता है। ग्राफ मतलब करंट और वोल्टेज का वेरिएशन, ग्राफ का मतलब है करंट एंड वोल्टेज का वेरिएशन। तो ग्राफ कैसा बनेगा? बहुत आसान है, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओगे और ईएमएफ भी इसी में बनाओगे। तो ईएमएफ तुमने साइन के फंक्शन में दिया, ये दिया था ईएमएफ, और जो करंट होगा तो ध्यान से सुनना, माइनस कॉस ओमेगा टी था, मतलब साइन से पाई बाई 2 पीछे, माइनस कॉस, तो टी इज इक्वल टू 0 पे माइनस पी का आएगा, ये आएगा। इस तरह का ग्राफ बनेगा। इस तरह का ग्राफ बनाएंगे, ये तरह है करंट। और मैंने जैसा पहले ग्राफिकल एनालिसिस समझाया था तुम्हें ग्राफिकल एनालिसिस से आगे पीछे का फेजर समझाया था ना, देखो ये समझाया था। तो कौन आगे चल रहा है? येलो वाला आगे चल रहा है और रेड वाला पीछे चल रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पे देखो वही चीज़ तुम्हें यहाँ भी देखने को मिली। तो पहले ही मैंने इसलिए सिखाया था क्योंकि ये ग्राफ ही बना देंगे और पूछेंगे ये ग्राफ किसके लिए है तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे, सिंपल ग्राफ बना देंगे, पूछेंगे ग्राफ बताओ किसके लिए है, तो अब बोलोगे ये ग्राफ इंडक्टर के लिए। और इंडक्टर कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे रेड कलर वाला पीछे चल रहा है और रेड कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट को। इंडक्टर का करंट पीछे चलता है इंडक्टर के वोल्टेज, इंडक्टर का करंट पीछे चलता है इंडक्टर के वोल्टेज से। समझ आया कि नहीं है? इंडक्टर का करंट पीछे चलता है इंडक्टर के। और देखिए पावर लॉस की बात करें, पावर लॉस इन इंडक्टर, इंडक्टर में पावर लॉस कैसे? तो P बराबर क्या होगा? I इंटू वी। आई की वैल्यू बोलो, आई की वैल्यू जो मर्जी तुम लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, आई नॉट साइन ओमेगा, ये लिख ले कोई दिक्कत नहीं। साइन करंट को इधर मान लो, इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है वो आगे चलता है करंट से, ये हो जाएगा तेरा इप्सिलॉन नॉट कॉस ओमेगा, एकदम सही है तो यहाँ से आई नॉट इप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा। हाँ पहले रुक जाओ एवरेज पावर, हमें तो एवरेज पावर देखना है क्योंकि पावर भी साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज हो रहा है। एवरेज पावर देखूंगा, एवरेज पावर इधर खोपचा पी लिया मैंने तो इधर भी खोपचा लगाऊंगा। आई नॉट और ई नॉट तो पीक वैल्यू तो बाहर रहेगा, इधर आएगा खोपचा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी का खोपचा। साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी का खोपचा वैल्यू क्या हो जाएगा? तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी का खोपचा वैल्यू क्या होगा? 0। मतलब इंडक्टर में एवरेज पावर लॉस क्या हो जाता है? 0। इसीलिए हम कहते हैं कि इंडक्टर जहां पे लगा हो, सिर्फ इंडक्टर, इंडक्टर इज अ वॉटलेस कंपोनेंट, वॉटलेस कंपोनेंट। और सिर्फ जहां पे इंडक्टर लगाओ हम उसको वॉटलेस सर्किट भी, क्योंकि इंडक्टर वोटलेस इसलिए है क्योंकि इसमें पावर लॉस कितना हो पाता है। ठीक है बेटा, तो ये रहा पूरी इंडक्टर की चर्चा। अगले लेक्चर में हम लोग पूरे कैपेसिटर की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? पूरे कैपेसिटर की चर्चा करेंगे। उसके बाद कैपेसिटर की चर्चा करने के बाद हम लोग फिर एक एक करके, जैसे पहले आर देख लिया, फिर एल देख लिया, एल में बहुत सारी चीजें बताई, 6 पेज में एल पढ़ाया तुम्हें, फिर प्योर कैपेसिटर पढ़ाएंगे, फिर तुम्हें आर एल पढ़ाएंगे, फिर आरसी पढ़ाएंगे, इस तरीके से आगे कंटिन्यू। हेलो।